एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई साल पहले दुनिया में अचानक से बहुत सारे पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे और इन पोर्टल से अनगिनत मॉन्स्टर्स निकलने लगे, जिन पर साधारण इंसानों के बनाए हुए कोई भी हथियार काम नहीं करते और सिर्फ जिनके पास पावर्स होती है वही लोग इनका मुकाबला कर सकते हैं। इन शक्तिशाली लोगों को हंटर्स कहा जाता है और इन हंटर्स को अपने मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिलती हैं। सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक और सबसे कमज़ोर को ई रैंक दी जाती है। हालांकि अगर उनकी पावर्स एक बार जाग गई तो वो उनको बढ़ा नहीं सकती। करीब 3 साल पहले बहुत सारे एंड मॉन्स्टर्स ने एक आइलैंड पर हमला कर दिया था और उनसे लड़ने के लिए ई रैंक वाले हंटर्स को भेजा गया था, पर वो उन लोगों को हरा नहीं पा रहे थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे। उसी वक्त पर एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं और सबको बचा लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि शहर पर भी इन एंड मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। यहाँ पर मिस्टर चॉय नाम का एक हंटर एक आग वाले अटैक से उन पर हमला करता है, जिससे लाल चींटियाँ तो मर जाती हैं पर सफ़ेद चींटियों को कुछ नहीं होता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक नया पोर्टल खुला है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे हंटर्स मौजूद थे। इसी वक्त पार्क नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है, जो कि एक डीमन हंटर था, जिसने कुछ ही दिनों पहले अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो वापस मिशन पर आया था। उसके वहाँ आने की असल वजह ये थी कि एक मिशन कंप्लीट करने पर बहुत अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी कीमती और बहुत महंगे बिकते हैं। इसी वक्त एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट सन जिंग वू भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग जिन वू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी पार्क पूछता है कि ये कौन है, जिसके जवाब में किम नाम का एक हंटर बोलता है कि ये सबसे लोएस्ट रैंक का हंटर है और उसके यहाँ पर आने का मतलब यही है कि मिशन बहुत आसान होने वाला है। असल में जिन वू को सब लोग वीकेस्ट ई रैंक हंटर इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसे ई रैंक डंजन के अंदर जाकर भी इतनी गहरी चोट आई थी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। इसके बाद जिन वू जूही नाम की लड़की से मिलता है, जिसके साथ उसने इससे पहले भी काम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उन हंटर्स का कैप्टन वहाँ पर आता है और वो गेट खोलकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिन अपना हथियार निकलता है, जो कि एक छोटा सा चाकू था। असल में जिन काफ़ी गरीब घर से था, जिस वजह से वो सिर्फ एक चाकू ही अफोर्ड कर सकता था। इसके बाद वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक डील कर रहा होता है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि उन डंजन और मॉन्स्टर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट उनको दे दिए जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू ने बहुत समय बाद एक मॉन्स्टर को मार गिराया है और उसको एक आर्टिफैक्ट भी मिल चुका है। वो उस आर्टिफैक्ट को देख ही रहा होता है कि तभी उस पर दूसरा मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिन उसे मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू कमजोर होने की वजह से वो टूट जाता है। उसी वक्त पर मॉन्स्टर जिनवू के पेट पे तलवार घुसा देता है। खुशकिस्मती से पार्क उसे देख लेता है और मॉन्स्टर को मार के उसको बचा लेता है। जिन बुरी तरीके से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसको हील करती है। यहाँ पर जिनवू देखता है कि बाकी सारे हंटर्स लगभग सभी मॉन्स्टर्स को मार चुके हैं। वो ये भी देखता है कि वो कितनी आसानी से सबको मार रहे हैं और तो और हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उन लोगों को हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग हंटर एसोसिएशन की मीटिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच डंजन में मिलने वाले माना क्रिस्टल के बारे में बातचीत चल रही थी। गवर्नमेंट इस क्रिस्टल को उनसे खरीदना चाहती थी और इसी क्रिस्टल के इस्तेमाल से वो नए तरीके का पावर सोर्स बनाने का सोच रहे थे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल विंड, थर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ता है और उसको यूज़ करने से ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। यहाँ सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर सबसे हाई रैंक वाले मॉन्स्टर को मार गिराया है। हालांकि सारे मॉन्स्टर खत्म होने के बाद भी उन लोगों को उतना ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स और माना क्रिस्टल नहीं मिले थे। यहाँ पर जिनवू के पास सिर्फ एक ही क्रिस्टल था और उसकी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई थी। जूही जिनवू से बोलती है कि वो आखिरकार हंटर बना ही क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी ही मारा जाएगा। उन लोगों की बात हो ही रही होती कि तभी एक हंटर बाकी सब लोगों को बुलाता है और बताता है कि वहाँ पर एक और डंजन का रास्ता है। कैप्टन कहता है कि हमें ये बात हंटर एसोसिएशन को बतानी चाहिए, लेकिन कुछ हंटर्स बोलते हैं कि उससे पहले उन्हें उस टनल के अंदर मौजूद बाकी मॉन्स्टर को भी मार देना चाहिए, जिससे उनकी थोड़ी ज़्यादा कमाई हो सके। इस बात पर कैप्टन वोटिंग कराता है और वोट का रिजल्ट टाई हो जाता है। हालांकि अभी भी जिनवू का वोट बाकी था। जिनवू अपने मन में सोचता है कि उसके पापा लापता है और उसकी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं। उसकी बहनों को कॉलेज जाना है और परिवार में काम करने वाला सिर्फ वो अकेला है। इसी कारण से वो भी हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम लोग को पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने से पहले सब लोगों को एक टेस्ट देना होता है, जिससे उनको अपने अंदर की मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है। यहाँ पर पास होने के बाद बहुत सारी कंपनियां और ग्रुप उन लोगों को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए खरीद लेती हैं और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि 2 चोर स्कूटी से एक लड़की का पर्स चुरा के भाग जाते हैं। वो ज़्यादा दूर जा पाते उससे पहले उन्हें अपने सामने एक लड़की खड़ी मिलती है, जिसका नाम चा हे इन था, लेकिन मैं उसे चाय बुलाऊंगा क्योंकि वो बहुत हॉट है। वो मिस्टर चॉय की गिल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एस रैंक की हंटर है। चाय उछलकर उन चोरों से लड़की का पर्स वापस ले लेती है और चोर रोड पर फैल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चाय उस लड़की को उसका पर्स वापस देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जूही जिनवू को डांट रही होती है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा है और इसके बावजूद वो फिर से एक और डंजन में लड़ने के लिए मान गया। जिन जूही से माफी मांगता है, जिस पर जूही बोलती है कि अगर उसे सच में माफी मांगनी है तो उसे उसको लंच पर ले जाना होगा, जिसे सुनकर जिन थोड़ा शर्मा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक गेट के सामने पहुंच चुके हैं और दरवाजा खोल के अंदर जाने लगते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें उसके अंदर बहुत सारे स्टैचूज दिखाई देते हैं, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। उन सबके बीच में एक बहुत बड़ा सा स्टैचू था। रूम के बीच में एक मैजिक सर्कल भी बना हुआ था और उसके सामने वाले स्टैचू पर जादुई मंत्र लिखे हुए थे।
वहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि उस जगह का नाम कार्तेनॉन टेम्पल है और वहाँ पर पहले देवताओं को पूजा जाता था। अचानक जूही जिन्वू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी, जिसके तुरंत बाद ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लोग वहाँ फंस चुके थे। उन्हीं में से हंटर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे के पास खड़ा हुआ द्वारपाल उसको पूरा ही बीच से काट देता है। ये देखकर सारे लोग सहम जाते हैं। दूसरे ही पल जिन्वू उसके पीछे वाले बड़े स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है और वो भी अपनी आंखें घुमाकर जिन की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो लेजर से सबको मारने ही वाला होता है कि तभी जिन सबको सावधान करते हुए नीचे झुकने को कहता है। इस हमले की वजह से उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर जिन्वू खुद को और जूही को जैसे तैसे बचा लेता है। सारे लोग इस हमले की वजह से पूरी तरह से सहम गए थे। उन लोगों का कैप्टन कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जूही डर के मारे कांप रही होती है और अपने कानों को ढक लेती है क्योंकि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर उसने हटने को नहीं बोला होता तो आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी जिनको पता चलता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और ये देखने के बाद वो कैप्टन के हाथों पर पट्टी बांध देता है। इसी वक्त पर कैप्टन बोलता है कि वो इससे पहले बी रैंक वाले मिशन पर जा चुका है, जिस वजह से वो बहुत आसानी से कह सकता है कि ये एक एस रैंक का डंजन है। तभी कैप्टन को पत्थर पर लिखे हुए नियम याद आते हैं कि भगवान की पूजा करो, भगवान की जय जयकार करो और भगवान के ऊपर विश्वास रखो। ये सब सुनने के बाद जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, वो खड़ा होता है और स्टैचू के पास जाने लगता है। स्टैचू से खत्म करने के लिए तैयारी था कि तभी जिन उसके सामने जमीन पर अपना माथा टेक देता है, जिससे स्टैचू उस पर हमला नहीं करता। जिन तुरंत सब लोगों को अपना सिर झुकाने को कहता है और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। अगले पल जैसे ही सारे लोग अपना सिर झुकाते हैं, स्टैचू हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वू की बहन की दोस्त सॉन्ग या ने हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया है। हालांकि वो जिन्हा को इसके बारे में नहीं बताती, लेकिन पूछती है कि उसका भाई भी तो एक हंटर है ना, जिसका जवाब देते हुए जिन्हा बोलती है कि हाँ, पर वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है। दूसरी तरफ डंजन के अंदर स्टैचू अचानक से खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर जिन समझ जाता है कि यही गॉड है। इसके बाद जिन बोलता है कि उन लोगों ने पहला पड़ाव पार कर लिया है, पर बचे रहने के लिए उन्हें दूसरा नियम भी करना होगा, जो कि भगवान की जय जयकार करना था। यहाँ पर उन्हीं में से एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे ऊपर वाले की भक्ति करना बहुत अच्छे से आता है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, पर स्टैचू उसकी बात सुनता ही नहीं है और सीधा उसको कुचल देता है। ये देखने के बाद सबकी रूह तक कांप जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। इसी वक्त पर पार्ल सोच रहा था कि वो वहां पर नहीं मर सकता क्योंकि उसकी बीवी घर में प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो एक स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बदकिस्मती से स्टैचू जिंदा होकर उसको बीच से काट देता है। यहाँ पर जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए, कि तभी वो सोचता है कि जय जयकार तो ढोल नगाड़े के साथ होती है। इसलिए वो तुरंत सबसे उन स्टैचूज के पास जाकर खड़े होने को कहता है जिनके पास हथियार के बजाय कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था। एक के बाद एक जैसे ही सब लोग बिना हथियार वाले स्टैचूज के पास खड़े होते गए, उनके पास हथियार ना होने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया। पर आखिर में एक दिक्कत आ गई। जिन जूही को लेकर जैसे ही स्टैचू के नीचे गया तो वो स्टैचू एक्टिवेट ही नहीं हुआ। यहाँ पर उसको पता चलता है कि हर एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। उसके बाद वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है, पर दौड़ते दौड़ते वो एक गलत स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। जिन कैसे भी रेंगते रेंगते सही स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो बड़ा स्टैचू जो कि सबके ऊपर हमला कर रहा था, वो जाकर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। अब बस कुछ ही लोग बचे हुए थे। जैसे ही सब कुछ थोड़ा शांत होता है, तभी बीच में से एक जादुई ऑल्टर बाहर निकल कर आता है। जूही जिनके पास आती है और देखती है कि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और उसका एक पैर भी कट चुका है। वो उसको अपने हीलिंग मैजिक से हील करने की कोशिश करती है, पर इतने बड़े जख्म को ठीक करने की कोशिश करने की वजह से वो खुद कमजोर हो जाती है। इसके बाद जिन बोलता है कि रूम के बीच में ऑल्टर आ चुका है, इसका मतलब स्टैचू किसी एक इंसान की बलि चाहता है। सब लोग कैप्टन को ये कहकर दोषी ठहरा रहे थे कि उसी की वजह से ये सब हुआ है, जबकि असल में तो सब लोगों के वोट की वजह से हुआ था। हालांकि अपना फर्ज निभाते हुए कैप्टन पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेता है और बोलता है कि अगर तुम लोग यही सब चाहते हो तो ठीक है, वो खुद को कुर्बान कर देगा। हालांकि जैसे ही वो ऑल्टर के पास जाता है, उसके आसपास एक जगह पर आग जलना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद जिन बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे उसके पास ले जा सकते हो। जैसे ही वो लोग उसको ऑल्टर के पास ले जाते हैं, 3 और आग जलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जिनको समझ आ गया था कि सबको ऑल्टर के पास आना पड़ेगा। जैसे ही सब लोग ऑल्टर के पास आते हैं, उन लोगों के चारों तरफ आग जलना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद एक नीली आग की रिंग भी जलने लगती है। उस आग के जलने के साथ दरवाज़ा भी खुल जाता है, पर दरवाज़ा खुलते ही नीली आग की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पर किम नाम का हंटर ये देखते ही दौड़ के दरवाजे के बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है और उसके साथ ही एक जगह पर आग भी जलना बंद हो जाती है। यहाँ पर जिनको समझ आ गया था कि जिसको सेक्रीफाइस होना है उसको आखिर तक रुकना होगा और बाकी सब लोगों को एक एक करके बाहर जाना होगा। कैप्टन बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जिस पर जिन बोलता है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। ये बोलते ही जिन जूही को पहले मिला वो ई रैंक, जिन तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और जागने के बाद ही वो देखता है कि उसके हाथ पैर ठीक हो चुके हैं। उसको इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मर गया था। तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर इनुगाई और शिन अंदर आते हैं और जिन के साथ बात करना शुरू करते हैं। वो से पूछते हैं कि वो लोग जिस टेंपल की बात कर रहे हैं वहाँ पर वैसा कोई टेंपल मौजूद नहीं है, जिस पर जिन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
इस पर इनुकाई बोलता है कि वो भी ये मानता है, क्योंकि बाकी सब लोगों के जवाब भी बिल्कुल मैच कर रहे थे। इसके बाद जिन कैप्टन और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाई बताता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और शायद इसी वजह से वो आगे कंटिन्यू ना करे और हंटिंग से रिटायरमेंट ले ले। जूही वहाँ से वापस आने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और उसको एक साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जा रही है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी आगे कंटिन्यू ना करे और हंटर एसोसिएशन छोड़ दें। इसके बाद इनुकाई उससे पूछता है कि क्या उसको सेकंड अवेकनिंग के बारे में पता है। यहाँ पर जिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो क्या होता है। वो लोग बताते हैं कि जब कोई हंटर अपनी पावर्स के बारे में जान जाए लेकिन उसके बाद भी किसी स्पेशल ओकेजन की वजह से जब वो हंटर लेवल अप करता है जिससे वो ए रैंक या एस रैंक बन जाए, उसे सेकंड अवेकनिंग कहते हैं। ये सुनने के बाद जिन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग भी बोलते हैं कि उन्हें शक है कि जिन की सेकंड अवेकनिंग हुई है, क्योंकि इतना मार खाने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हालत में है, जिस वजह से वो लोग एक बार उसका पावर लेवल टेस्ट करना चाहते हैं। पावर लेवल टेस्ट करने पर वो देखते हैं कि उसकी पावर पिछली बार से भी बहुत कम हो चुकी है। एक साधारण ई रैंक हंटर की कम से कम 70 लेवल की पावर होती है और जिन की तो 10 लेवल हो चुकी है। यहाँ पर जिन जानना चाहता था कि उसकी रैंकिंग कितनी है, पर वो लोग उसे कुछ नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जिन मन सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो लोग क्या सिर्फ टाइम पास करने आए थे। वो ये भी सोचता है कि उन लोगों ने उसके सामने लगे उस नोटिफिकेशन पैनल के बारे में क्यों नहीं पूछा। इसी वक्त जीना वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि फिर से पिट कर आ गया, और इतना बोलते बोलते वो चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर जिन मन खुश होता है। उसके बाद वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो उसके सामने लगी उस नोटिफिकेशन पैनल को देख सकता है, जिस पर वो पूछती है कि कौन सा नोटिफिकेशन पैनल, क्योंकि उसे तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो ये भी पूछता है कि अगर किसी गेम में कोई नोटिफिकेशन आया तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। जिना को लग रहा था कि उसका भाई पागल हो चुका है, पर फिर भी वो उसे कहती है कि अगर उसको नोटिफिकेशन देखना है तो उसे गेम के नोटिफिकेशन बॉक्स में चेक करना चाहिए। इतना बताने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। नोटिफिकेशन को गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि नोटिफिकेशन के अंदर एक सिस्टम है जो कि प्लेयर को ताकतवर बना सकता है। उसको ये भी पता चलता है कि अगर वो सारे रूल्स को फॉलो करके काम करे तो सिस्टम के मुताबिक हर दिन उसको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और अगर वो बात ना माने तो उसको पेनल्टी भी दी जाएगी। इस सब पर उसको विश्वास नहीं होता और वो सो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक और डंजन का रास्ता खुल चुका है। फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी है और जिन ने अभी भी अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है, जिसकी वजह से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि उसको पेनल्टी दी जा रही है। अगले ही पल वो टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वो सो रहा था तो अचानक से ही टेलीपोर्ट होने की वजह से वो चौंक जाता है और वो देखता है कि उसके सामने केचुए जैसा एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। अचानक से टाइमर शुरू हो जाता है। असल में डेली क्वेस्ट कंप्लीट ना करने की वजह से अब पेनल्टी के तौर पर उसे वहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना होगा। वो जैसे तैसे करके सर्वाइव तो कर लेता है, पर जब आखिरी के 10 सेकंड बाकी रहते हैं तब उसको मॉन्स्टर खाने ही वाला होता है कि तभी जिन का टाइमर कंप्लीट हो जाता है और वो फिर से हॉस्पिटल रूम में वापस आ जाता है। अगले दिन जूही को जिन के ठीक होने की खबर मिलती है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे मिलने आती है पर जिन अपने रूम में नहीं था। जैसे वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो पाती है कि जिन तो अभी से रनिंग करना शुरू कर चुका है। उसके पीछे कुछ नर्सेस बात कर रही होती हैं कि हंटर्स कितने कमाल के होते हैं और उनकी चोट काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। असल में वो जिन को देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ था, फिर भी उसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। जूही ये सब सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जिन से मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन ने अपने आज के सारे डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिस वजह से उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं। यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि रिवॉर्ड 3 तरीके के होते हैं। पहला रिवॉर्ड फुल रिकवरी, जिसको यूज़ करके वो कभी भी किसी भी हालत में हो, फिर चाहे उसके हाथ पैर ही क्यों ना कट जाए, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। दूसरा है स्किल पॉइंट्स। डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उसको 3 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करके वो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, ओवर पावर, स्टेमिना को लेवल अप कर सकता है। और तीसरा रिवॉर्ड है एक रैंडम लूट बॉक्स, जिसमें टेलीपोर्टेशन स्टोन से लेकर और भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। जिन अपने स्किल पॉइंट्स का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे वो थोड़ा बहुत पावरफुल हो सके। और आज उसे लूट बॉक्स से एक डंजन की की मिली है। इसके बाद अगला दिन आता है और हम लोग देखते हैं कि जिन डंजन की का यूज़ करके उस इंस्टेंस डंजन में चला गया है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसके आसपास से गुजर रहे लोग उसको नहीं देख सकते हैं, और यहाँ उसे पता चलता है कि वो एक अलग डायमेंशन में आ चुका है। उसको एक और नोटिफिकेशन आता है कि एक बार घुसने के बाद वो उसी रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। या तो उसे डंजन बॉस को खत्म करना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद ही उसको गॉब्लिन मॉन्स्टर्स मिलते हैं। पहले तो उनसे लड़ने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो उन गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। जिन थोड़ी राहत की सांस ले ही रहा होता है कि अचानक ही पीछे से एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है। वो जिन पर हमला करता है, पर उसका वेपन लो लेवल का होने की वजह से वो फिर से वहीं पर टूट जाता है। इसके बाद वुल्फ के इतने तेज हमले देखकर वो घबरा जाता है और तो और उसके पैर भी जाम हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है। वुल्फ फिर से उस पर हमला कर देता है और जिनका हथियार टूट जाने की वजह से वो हाथ से ही लड़ने लगता है। यहाँ पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो ज़रूर घायल हो जाएगा, और तो और उसके पास कोई हीलर भी नहीं है जो उसे ठीक कर पाए, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद भागते भागते उसे याद आता है कि उसके पास इन्वेंट्री भी तो है, जिसके बाद वो इन्वेंट्री कहकर चिल्लाता है, जिससे उसके सामने अचानक से एक गेम मेन्यू की तरह इन्वेंट्री खुल जाती है। वो उसमें से जॉर्ड निकालता है जो कि हैरानी से 3 बिलियन येन की थी, और उससे वुल्फ पर हमला करता है। वो एक वुल्फ को मार देता है और ये देखने के बाद बचा हुआ तीसरा वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जिन थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठता है और सोचता है कि उसका लेवल ट्रेनिंग से तो कभी नहीं बढ़ा, पर अभी चेक करने पर वो लेवल दूसरे पे आ चुका है।
इसके बाद वो उस मरे हुए वुल्फ के पास जाता है पर उसको कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलता। लेकिन वो जैसे ही अपनी इन्वेंट्री खोलता है तो उसको एक वुल्फ फैंग मिला हुआ था। अब तक उसको समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली डंजन नहीं है और ये दूसरे डंजन से काफ़ी अलग है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि वो उस आइटम को सेल भी कर सकता है। एक शॉपिंग मेन्यू खुल जाता है जहाँ पर उसका लेवल कम होने की वजह से वो कुछ खरीद तो नहीं सकता था पर चीज़ें बेच सकता था। वो वुल्फ फैंग को बेच देता है जिससे उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। हालांकि फिलहाल उसे उन गोल्ड की कीमत का अंदाजा नहीं था। वो बैठे बैठे ये भी सोच रहा होता है कि ताकतवर बनने के लिए उसे और कितने स्किल पॉइंट चाहिए होंगे। उसको इतना तो पता था कि उसकी स्ट्रेंथ 32 लेवल पर है, लेकिन फिर भी उन वुल्फ के सामने उसकी स्पीड बहुत धीमी पड़ रही थी, इसलिए उसको अपनी बाकी सारी एबिलिटीज के ऊपर भी काम करना होगा। इसके बाद वो उठकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि सामने बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर आ खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है पर सोचता है कि उसका पाला तो इनसे कई गुना भयानक गॉड स्टैचू से पड़ चुका है, तो वो उनको तो आसानी से मार सकता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और एक एक करके सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। सारे के सारे वुल्फ मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उसको 34 वुल्फ फैंग मिलते हैं और वो जो टेलीपोर्टेशन स्टोन ढूंढ रहा था वो भी उसे मिल चुका था। हालांकि इतने वुल्फ को मारने के बाद उसकी स्वॉर्ड ने जवाब दे दिया था। यहाँ पर वो आगे बढ़ने की उम्मीद धीरे धीरे खोता जा रहा था, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसे अभी घर नहीं जाना है और वहीं रहकर लेवल अप करना है, क्योंकि आगे शायद उसको इतने बेहतरीन तरीके से लेवल अप करने का मौका ही ना मिले। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन तो है ही। वो डंजन के मॉन्स्टर को खत्म कर ही रहा होता है कि उसे एक चीज़ समझ आती है। मॉन्स्टर के 3 लेवल होते हैं। पहला जिनका नेम टैग व्हाइट कलर का होता है, ये मॉन्स्टर उतने ताकतवर नहीं होते। दूसरा ऑरेंज कलर के नेम टैग वाले जो कि लगभग उसके बराबर ही ताकत रखते हैं। और तीसरा लाल रंग के नेम टैग वाले जो कि उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एक के बाद एक रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो डंजन के बॉस के पास पहुंच जाता है, जो कि एक ब्लू वेनम फैक्ट का साका है और उसका नेम टैग लाल रंग का है, जिसका मतलब वो उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो ये भी नोटिस करता है कि उस मॉन्स्टर के शरीर पर हर जगह स्केल्स लगे हुए हैं। इसका मतलब डायरेक्ट तलवार से हिट करना काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो एक चांस लेता है और उसके ऊपर हमला करता है, पर उसकी तलवार वहीं पर टूट जाती है। वो काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा था और वो याद तो बाद में भी दे सकता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वो उसका रेंट जल्दी ही दे देगा। इतना बोलकर जिन फ़ोन कट कर देता है। वो सोच रहा था कि उसके लिए अब छोटे मोटे गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत आसान हो चुका है, इसलिए वो गॉब्लिन्स को मारकर उनसे मिले चीज़ों को बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। वो अपने सिस्टम में देखता है कि हाल ही में कहाँ पर नए डंजन गेट समन हुए हैं। यहाँ पर वो ये भी सोचता है कि पिछले मिशन से उसको जितने स्किल पॉइंट्स मिले हैं वो उन स्किल पॉइंट्स को कौन सी स्किल बढ़ाने के लिए खर्च कर सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वीक हैं। वो ये भी सोच रहा होता है कि वो पिछली बार से ज़्यादा पावरफुल हो ही चुका है, इसलिए वो हायर रैंक डंजन में जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर उसको हंटर एसोसिएशन का एक रूल याद आता है कि कोई भी ई रैंक का हंटर हायर रैंक वाले मिशन पर नहीं जा सकता। वो अपना रैंक भी नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि अगर वो रैंक अपग्रेड करता तो उससे सब लोगों को लगता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है, जो कि उसके लिए बुरा साबित हो सकता है। तभी अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है और हम लोग देखते हैं कि स्टोरी की शुरुआत में जिस कंस्ट्रक्शन साइट में गया था वहीं पर एक और डंजन का गेट खुल चुका है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। जिन अपनी परसिस्टेंस स्किल का इस्तेमाल करके सबको स्कैन करता है और देखता है कि वहाँ पर 4 लोग सी रैंक के हंटर हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे आता है और अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम डोंग सुक है। वो बोलता है कि एक सी रैंक का मिशन है और उन्हें उस डंजन में घुसने के लिए सिर्फ 8 लोग चाहिए, पर उनका सामान ले जाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया है। वो बताता है कि उसे पार्टी में सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर रखा गया है और उसे लूट नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनसेशन के तौर पर उसको 2 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। यहाँ पर एक और लड़का उसके पीछे से निकल कर आता है और बोलता है कि इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो वही फेमस लड़का है जिसको वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है। इस बात पर डोंग सुक जिन से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसके सारे टीम मेंबर्स ऐसे ही हैं और उसे उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जिस पर जिन बोलता है कि उससे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो सच ही बोल रहे हैं। इसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और तभी ग्रुप में से एक और लड़का बाहर आता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पावरफुल आर्मर और वेपन लेकर खड़ा हुआ था। ये देखते ही जिन समझ जाता है कि एक अमीर परिवार का लड़का है। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम यू जिन हो है। जिन डंजन से निकल रहे ऑरा को स्कैन कर लेता है और बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक सी रैंक का डंजन है। सभी लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अमीर लड़का जिनके साथ बातें करने लगता है। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जिस वजह से डोंग सुक ग्लो स्टोन जलाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो अमीर लड़का जिनसे पूछता है कि ये ग्लो स्टोन क्या चीज़ है, जिस पर जिन बताता है कि एक ऐसा पत्थर है जिसमें से रोशनी निकलती है। इसके बाद सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और आगे जाते जाते वो अमीर लड़का अभी भी जिन से बातें करे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिन सबको शांत होने को बोलता है, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि कुछ मॉन्स्टर्स उनके पास आ रहे हैं। वो सबको सावधान कर देता है और थोड़ी देर बाद ही एंड मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जिन के पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर किसी को पता चले बिना ही जिन उसको एक ही बार में मार डालता है। डोंग सुक जिन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से उस अचानक हुए हमले से वो बच पाए। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद वो लोग एक बड़ी सी गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे माना क्रिस्टल थे, पर उन माना क्रिस्टल्स की रखवाली डंजन का बॉस कर रहा था। हालांकि खुशकिस्मती से वो उस वक्त सो रहा था।
यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि उन्हें पहले सारे मानव क्रिस्टल को उठा लेना चाहिए और बॉस को मारने के बाद सारे मानव क्रिस्टल्स को वो एक दूसरे में स्प्लिट कर लेंगे। तभी वो अमीर लड़का जिनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है और उसको लेकर डोंग सुक के पास जाता है और बोलता है कि ये मानव क्रिस्टल मॉन्स्टर को मारकर नहीं मिले हैं, इसलिए इसको लूट में नहीं गिना जा सकता, जिस वजह से इसके 7 हिस्सों की जगह 8 हिस्से होने चाहिए ताकि जिन को भी उसका हिस्सा मिल सके। यहाँ पर डोंग सुक बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और ये बोलने के बाद वो अपने बाकी टीम मेंबर से पूछता है कि क्या वो लोग सारे खुदाई करने वाले इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वो तो उन्हें गाड़ी पर ही बोला है। डोंग सुक बोलता है कि वो गाड़ी के पास वापस जा रहे हैं और तुम दोनों यहीं पर रहो। यहाँ पर तुम दोनों से उसका मतलब वो अमीर लड़का और जिन से था। वो जैसे ही वापस जा रहे होते डोंग सुक अपने दूसरे मेंबर को इशारा करता है और वो लोग अटैक करके गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। असल में ये उन लोगों से पीछा छुड़ाने की उनकी एक चाल थी। इसी वक्त पर जिनको कैप्टन की कही हुई एक बात याद आती है कि इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ धोखा करेंगे और तुम्हारा प्रॉफिट लेने के लिए तुमको मारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि डंजन के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि डंजन के अंदर हुई चीज़ डंजन के साथ ही दफन हो जाती है, इसलिए एक हंटर असल में कैसे मरा वो किसी को नहीं पता चल सकता। तभी अचानक से डंजन का बॉस जाग जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है। तभी अमीर लड़का बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जिस पर जिन बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे पीछे रहो और इसको मैं संभाल लूंगा। वो अमीर लड़का पूछता है कि वो ये कैसे करेगा, जिस पर जिन सोचता है कि वो इससे पहले इससे ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर से भी लड़ चुका है, इसलिए वो उसे संभाल लेगा। इसके बाद जिन और उस मकड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। जिन एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, पर उसकी त्वचा इतनी सख्त थी कि उसका खंजर उस पर काम ही नहीं कर रहा था। और तो और मकड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए जिन को अपनी जगह बहुत तेज़ी से बदलनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी लेट करता तो वो कुचल दिया जाता। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो अपना फटीक लेवल चेक करता है, जो कि अब 30% पे आ गया था। यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और इतनी तेज़ी के साथ अपनी जगह चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि डोंग सुक और उसकी पूरी टीम डंजन से बाहर आ चुकी है। उन्हीं में से एक टीम मेंबर पूछता है कि हमने उन लोगों को वहीं पर खत्म क्यों नहीं कर दिया, जिस पर डोंग सुक बोलता है कि मैं उस डंजन बॉस को जगाना नहीं चाहता था। असल में वो उनको वहाँ पर मरने के लिए छोड़ा है ताकि जब वो मर जाए और वो मॉन्स्टर सो जाए तो वो अंदर जाकर सारे मानव क्रिस्टल्स उठा लें, और अगर वो क्रिस्टल नहीं भी ले पाए तो उन्हें उस अमीर लड़के का आर्मर और हथियार बेच के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन बिना रुके तेजी के साथ एक के बाद एक हमले किए जा रहा था, और ये देखकर वो अमीर लड़का चौंक गया था और मनी मन सोच रहा था कि जिन शायद एक फेक हंटर है। असल में फेक हंटर्स वो लोग होते हैं जो अपनी हंटिंग रैंक को कम बताते हैं, जिससे वो लोग पूरे मजे के साथ हंटिंग कर पाएं। वो ये भी सोचता है कि इतना पावरफुल बंदा ई रैंक का हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते सोचते वो अमीर लड़का बहुत ज़्यादा ही डर गया था, और तो और डर के मारे उसके पैर भी कांपने लगे थे। सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कार से अपने घर जा रहे होते हैं। प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये मीडिया और न्यूज़ के चक्कर में उसका पूरा दिन खराब हो गया। यहीं पर उसका असिस्टेंट उससे एक फेवर के लिए पूछता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। असल में असिस्टेंट उसके साथ फाइट करना चाहता था और कुछ नहीं। यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलता है कि वो ट्रेनिंग करके अपने लेवल को तो नहीं बढ़ा सकता है, पर अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, जो कि रियल टाइम बैटल में बहुत ही अच्छे से काम आती है। यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन मकड़ी मॉन्स्टर के ऊपर अपने ब्लेड से हमला करता है, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद ही मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने एसिड से हमला करता है, जिससे जिन कैसे भी करते हुए बच जाता है। वो सोचता है कि उसे अगर उसको मारना है तो उसे अपने ब्लेड की पैरालिसिस एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा, और इसके लिए उसे मकड़ी की कमजोर जगह पर वार करना होगा। ये सोचते ही वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और लगातार उसके सिर पर हमला करने लगता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसको बोलता है कि उसकी एक नई एबिलिटी अनलॉक हुई है, जो कि थी डैश। इसका यूज़ करके वो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पूरी स्पीड से 30% ज़्यादा की स्पीड से जा सकता था। वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके लड़ ही रहा होता है कि उसका फटीक 70 तक आ जाता है, और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि मॉन्स्टर के एक ही वार से काफ़ी दूर जा गिरता है। जिन बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फुल रिकवरी यूज़ कर लेगा। फुल रिकवरी यूज़ करने के बाद वो सोचता है कि उसे लगातार उसके सिर पर हमला करते रहना होगा, नहीं तो उसका मारना असंभव हो जाएगा। वो ऐसा ही करता है और धोखे से थोड़ी देर बाद उसका एक अटैक उसके सिर में लग जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। थोड़ी देर बाद जिन उसकी आंख पर लगातार खंजर भोंक कर उसको मार गिराता है। मकड़ी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको उसके अंदर से एक सी रैंक का आर्टिफैक्ट मिलता है, और इसी वक्त वो अमीर लड़का कहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, इसलिए मैं आपकी सारी चीज़ें उठा लूँगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो अमीर लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो जिन को मस्का लगा रहा था ताकि वो उसे कुछ ना करे। तभी डोंग सुक और उसके साथी दूसरे रास्ते से अंदर आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो दोनों अभी तक जिंदा हैं, और तो और डंजन के बॉस को भी मार चुके हैं। इसके बाद डोंग सुक उस अमीर लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तुम जिन को मार दो, और अगर तुम उसको मार देते हो तो तुम यहाँ से सही सलामत जा सकते हो, पर अगर तुम उसे नहीं मारते तो हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। ये सब सुनने के बाद वो अमीर लड़का डिसाइड करता है कि वो जिन की साइड से लड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले उसकी एक्चुअल पावर देख ली थी। इसके बाद डोंग सुक अचानक ही जिन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जिन के सिस्टम के ऊपर एक साइड क्वेस्ट आई थी, पर उसको देखने से पहले ही उनका हमला जिन को लग जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन पत्थरों के ऊपर गिरा हुआ है और वो हिल नहीं रहा है। यहाँ पर डोंग सुक उस अमीर लड़के से बोलता है कि अब जिन तो मर चुका है और अगली बारी अब तुम्हारी है। जिन की हालत बहुत खराब होती है और वो जैसे तैसे करके अपनी साइड क्वेस्ट को देखता है, जिस पर लिखा होता है कि अगर वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो 0.25 सेकंड्स के अंदर उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा।
असल में उसका क्वेस्ट था कि सामने के 6 लोगों को उसको जान से मारना है। वो कुछ भी नहीं सोचता और क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और खड़ा हो जाता है। उसके अंदर से डार्क पावर निकलने लगती है। यहाँ पर जिन कहता है कि अगर तुम लोग सच में हंटर हो तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई हंट कर सकता है। ये बोलने के बाद डोंगसुक की टीम से एक बंदा आगे आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम तुमको चुटकियों में खत्म कर देंगे। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जिन अपने खंजर का यूज करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। ये उसके लिए पहली बार था कि उसने असल में किसी इंसान को मारा है। ये देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि उस मकड़ी वाले मॉन्स्टर को किसने मारा होगा। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जिन एक एक करके सारे लोगों को मार गिराता है और उसके 5 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं। आखिर में डोंगसुक बचा रहता है। तो जिनकी पावर को देखने के बाद काफी डर गया था, फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करता है और अपनी पावर अप करता है। लेकिन यहाँ पर जिन उससे बोलता है कि तुम कितने नादान हो, मैं तो यहाँ पर जब से लड़ रहा हूँ तब से लेवल अप कर रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसे भी खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि वो अमीर लड़का और जिन डंजन के बाहर आ चुके हैं कि तभी उन लोगों को हंटर एसोसिएशन से एक लड़की पूछती है कि क्या सिर्फ तुम ही लोग बचे हो, बाकी सारे लोग मर गए। वो उसके जवाब में बोलते हैं कि हाँ ये सच है, और वो लड़की रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चली जाती है। हंटर एसोसिएशन से रिपोर्ट लेने जो लड़की आई थी उसके जाने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हैं और यहाँ पर जिन आसमान में बादल छाते हुए देखता है और बोलता है कि शुक्र है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।